नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के बेसिक ज्ञान में अब एडवांस में प्रवेश कर चुके हैं। हम फलित ज्योतिष की चर्चा चल रही है। फलित ज्योतिष के सिद्धांतों पर ही आधारित है जो हमने आपको बताए हैं। लास्ट वीडियो हमने मेष लगन की आपको बताई, उसमें कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, कौन से मारक होते हैं और कौन से सम होते हैं, इसकी हमने चर्चा की। और मैं समझता हूँ कि बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको उसमें बताया। कोशिश करूँगा मैं अध्याय 51 में ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर जो लगन के अनुसार हम शुभ और अशुभ ग्रहों को देख रहे हैं, इसे भी मैं बहुत आसानी से आपके लिए बताऊंगा। आप समझ पाएंगे। यदि आपने लगन के अनुसार ग्रहों की स्थितियों को समझ लिया तो आप फलित को बहुत आसानी से कर पाएंगे, कुंडली विश्लेषण बहुत आसानी से कर पाएंगे। आज हमारी जो चर्चा है वो वृष लगन की कुंडली की है। वृषभ लगन में 2 नंबर की राशि होती है। हमने 2 नंबर की राशि लगन में लिखी। हमने ये बताया कि जो भी गणना शुरू होगी वो लगन से ही होगी। तो कौन सी गणना यहाँ पे हमने लिखी? वृष राशि यहाँ पर हमने लिख दी। 2, 3, अब बढ़ते हुए क्रम में 12वें भाव तक चले जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। 12 के बाद में फिर हमारी वही वचक्र में फिर एक राशि आ जाएगी। यही वचक्र है हमारा, यही 360 डिग्री का एक हमारा जो काल्पनिक वृत्त है वो ये माना है। अब इस समय जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उस समय ये पूर्वी क्षितिज है, आकाश मंडल का ये पूर्वी भाग है। पूर्व में उस समय जिस समय जातक का जन्म हुआ है, देखिए धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें हम ऐसे ही जोड़ते चलेंगे और आप समझिए आगे। तो उस समय कौन सी राशि उदय हो रही थी आकाश मंडल में? वो वृष राशि उदय हो रही थी। तो हमने यहाँ पर वृष राशि ये खाका बनाया हमने और यहाँ पर हमने वृष राशि 2 नंबर लिख दिया और 2 नंबर से आगे हमने काउंटिंग कर दी। ये आसानी से समझ पाए होंगे। अब हम उसी फली सिद्धांत पर चलते हैं जो हमने आपको बताया। अब भटकाव बिल्कुल नहीं। हम पहले के वीडियो में काफ़ी ग्रहों के आधार पर भी और उसके क्या नाम है भावों के आधार पर आपको बता दिए, लेकिन हम फली सिद्धांत के आधार पर जो हमने पॉइंट 5-7 लिखाए हैं उन्हीं के आधार पर आप चलिए, आसानी से सीख पाएंगे। दिमाग में भी एकदम जो है बिल्कुल सटीकता से पहुंच जाएगा। वृषभ लगन में पहला पॉइंट जो सिद्धांत का है कि लग्नेश, देखिए मैं बार बार आपको रिपीट करा रहा हूँ, उनको याद हो जाएंगे आपको बिना उसी के। लग्नेश सदैव शुभ होता है। लग्नेश सदैव शुभ होता है। तो इसका लग्नेश कौन हो गया? इसका वृष राशि का स्वामी जो होता है वो शुक्र होता है। शॉर्ट में हम इसलिए लिख रहे हैं, जगह कम पड़ जाएगी तो इसलिए हमने शु लिख दिया शुक्र के लिए। समझ पाइए, पहला अक्षर सु, शुक्र। दूसरा पॉइंट उसमें यह दिया है कि त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं। त्रिकोण शुभ होता है तो त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं। तो इसकी तो चले ये त्रिकोण भी है और केंद्र भी है और लगन भी है, तो इसका तो चर्चा हो गई, इसको तो गणना करनी बेकार है। अब किस पे आते हैं हम? इस पे आ जाते हैं छठे भाव पर, वो 5वें भाव। 5वें भाव में हमारी छठी राशि कन्या राशि है। अब इसकी दूसरी राशि कहाँ है? दूसरी राशि मारक भाव में है। साहचर्य के नियम से हमने आपको ये बताया उन्हीं पॉइंटों में कि दूसरे और 12वें भाव की दूसरी राशि कुंडली में जहाँ की हुई त्रिकोण की होती है तो शुभ फल देती है और यहाँ केंद्र की होती है तो वो सम फल देती है। मतलब यहाँ पे भी ये सम ही माना जाता है कि यहाँ की जो राशि का जो स्वामी होता है वो सम माना जाता है, केंद्र के स्वामी जो होते हैं वो भी सम माने जाते हैं। ये दूसरी राशि के ऊपर निर्भर करता है।
तो यहाँ ये मान के चले हम दूसरी राशि को ना भी देखें तो ये त्रिकोण का मालिक है, इसलिए ये शुभ हो गया। तो बुध का क्या हो गया, बुध शुभ हो गया। आगे जब आप पढ़ते जाएंगे और अपना अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्या ये जो त्रिकोण के स्वामी हैं, वैसे हमेशा ये बातें फिर देख लीजिए, जो जो बात दिमाग में आती जाएंगी हम आपको बताते। 1, 5 और 9 में भाव के स्वामी लगन के हमेशा मित्र ही होते हैं, ये मान के चलिए। कोई सी भी कुंडली आ जाए तो पहले भाव का, 5वें भाव का और 9वें भाव का जो स्वामी होगा वो आपस में मित्र होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो त्रिकोण के स्वामी कैसे बताए, शुभ होते। देखिए इन बातों को जो मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट कर लिया करें, ताकि आप आगे कोई समस्या ना आए और ना विचलित ना हो आप। तो हमने ये बताया बुध क्या हो गया, शुभ की कैटेगरी में आ गया। और अब तीसरा भाव कौन सा है त्रिकोण का, वो 9वां भाव है। वहां कौन सी राशि है, वहां पर मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन हुए, शनि हुए। शनि को अब यहाँ क्या कहेंगे, क्रूर ग्रह, हमने पापी बताया उसको नैसर्गिक रूप से, लेकिन यहाँ क्या हो गया, वो शुभ ग्रह की कैटेगरी में आ गया। इसमें वृष लगन की कुंडली में, तो हमने इसको शुभ ग्रह में शनि को मान लिया। ठीक, एक बात यहाँ अभी और बता देता हूँ, नोट कर लीजिए उसको। केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी, जब हम संबंध बताएंगे, इन ग्रहों के संबंध भी होते हैं। ये मान के चलिए यदि केंद्र का स्वामी और त्रिकोण का स्वामी एक ही हो तो वो योगकारी हो जाता है, विशेष योगकारी माना जाता है। तो वृष लगन की कुंडली में शनि को योगकारी माना जाता है, और योगकारी आप समझते हो बहुत अच्छा रिजल्ट, उत्कृष्ट रिजल्ट देने वाला होता है। ये नोट कर लीजिए आप, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी सदैव योगकारी होते हैं। यदि वो मान लीजिए यहाँ दूसरी राशियां भी होती तो यहाँ का स्वामी और यहाँ का स्वामी चाहे तो यहाँ बैठ जाते, चाहे ये यहाँ बैठ जाते, या यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाता, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठ जाता। इस संबंधों की बात आगे बताएंगे, 4 प्रकार के संबंध होते हैं ग्रहों में आपस में, कैसे कैसे संबंध होते हैं। लेकिन यहाँ ये लिख लीजिए, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी योगकारी होते हैं। तो शनि सबसे बढ़िया योगकारी हो गया हमारे फलित के आधार पर। के त्रिकोण की बात हो गई। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, केंद्र की बताइए उसमें कि केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो वो अपना शुभ फल नहीं देते, और अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते, वो सम हो जाते हैं। 3 बात कही, अशुभ ग्रह हैं तो वो अशुभ फल नहीं देते, शुभ फल हैं तो शुभ ग्रह हैं तो वो शुभ फल नहीं देते। वो कैसे हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, सम हो जाते हैं, ये मान के चलिए। तो हम इनको यही मान लें, शुभ और अशुभ को छोड़ दें कि केंद्र के स्वामी सम फल देते हैं। ठीक, और आसान तरीका। तो इसकी चर्चा तो हमेशा निर्विवाद रहेगी, इसकी तो चर्चा करनी नहीं। तो सूर्य क्रूर ग्रह है तो वो क्रूरता को खो देगा, अपने को क्रूर फल नहीं देगा, तो कैसा हो जाता है, हमने बताया सम हो जाता है। तो सूर्य को हम कहाँ लिख देंगे, सम की कैटेगरी में लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। इससे आसान तरीका, ये मेरा अध्यापकों वाला सिस्टम है, जैसे बच्चों को हम पढ़ाते हैं वही आप लोगों को बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं। मैंने पूरा जीवन अपना बच्चों के साथ विद्यालय में निकाल दिया संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं इसको आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ और समझ रहा हूँ मैं कि आप समझ पा रहे होंगे। इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता, ना कोई बताएगा, उलझनों में डाल देंगे आपको। मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, सिद्धांतों के आधार पर। लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे आपको, उलझनों में डाल देंगे। मैं उलझनों में नहीं, बहुत सुलझा हुआ रास्ता बता रहा हूँ, आप आसानी से समझ सकें। तो सूर्य कैसा हो गया हमारा, सम हो गया। अब चलते हैं 7वें भाव को। अब 7वें भाव को हमारा केंद्र तो है ही है ये, लेकिन कौन सा है ये, मारक भाव मान के चलिए। हम 2 जगह क्यों इसको काउंट करें, दूसरे भाव का स्वामी सम हो जाता है, दूसरी राशि से कहाँ 12वें भाव में, तो यहाँ का स्वामी सम हो जाता है, और यहाँ का जो स्वामी होता है वो उसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी हुई है, वो मारक भाव में बैठी हुई है। तो यहाँ से सम हो गया, यहाँ से सम हो गया, तो सम ही हो गया।
तो हम इसको सम लिख सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है उसका सम का लिखने का? तो अपना विवेक से भी काम हमको करना चाहिए। तो ये अशुभ भाव माना गया तो हम इसको अशुभता में ही लिखते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा? मारक हो जाएगा। कौन है ये? मंगल। मंगल हमारा किस में आ गया? मारक में आ गया। और यदि हम उसको सम में भी लिखना चाहें तो यहाँ पे भी हम मंगल को सम में लिख सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसे ना तो अच्छा रिजल्ट देना है जब इसकी दशा अंतर दशा आएगी, ना बुरा फल देना है इसको। फल क्या देगा? वो मारक का फल देगा, इसलिए हमने उसको मारक में लिख दिया। अब चौथा पॉइंट जो उसमें दिया है, लगन की बात हो गई, त्रिकोण की बात हो गई और केंद्र की बात हो गई। अब बात होती है त्रिक भाव की। भावों को समझ लीजिए, इन्हें बार बार यही रिपीट होंगे, आप समझ जाएंगे। छठा, आठवां और 12वां भाव कुंडली के आधार पर कौन सा भाव है? ये छठा स्थान है, छठा घर है, छठा हाउस है, छठा भाव है, और 8वां भाव है, 8वां घर है, 8वां हाउस है, 8वां स्थान है, 12वां भाव है, 12वां स्थान है, 12वां घर है, 12वां हाउस है। तो 6, 8, 12वां भाव अशुभ फल देता है, ये हम सिद्धांत में आपको बता चुके हैं। तो शुक्र क्योंकि लगने से निर्विवाद रूप से शुभ फल देता है, तो उसको नहीं कह छेड़ रहे हम। शुभता अशुभता जब आएगी दशांतर दशा में, जब बताएंगे उसमें कितना शुभ देगा कितना अशुभ देगा। तो लेकिन ये शुभ फल ही देगा। शुक्र यहाँ का भी मालिक है और यहाँ का भी मालिक। ठीक, अब आगे चलते। वैसे भी ये शुभ ग्रह, हम यहाँ पर लग्नेश के साथ कोई तालमेल नहीं बिठा रहे। मान लो यहाँ पे हमने इसकी बात करी, सूर्य की बात करी, सूर्य इसका शत्रु मानता है, ये इसको शत्रु मान, हम ये सारी चीज़ों को छोड़ करके चल लें बहुत आसान तरीके से। उन झंझटों में आपको कहीं डाल ही नहीं रहा किसी आप अपना अध्ययन करना, फिर आप अपने विवेक ज्ञान से समझना उस चीज़ को। लेकिन यहाँ जो मैं बता रहा हूँ बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ। 9वां भाव, 8वां भाव, 8वें भाव में कौन है? गुरु की राशि है, धनु राशि है। ये गुरु की राशि अशुभ स्थान है, रंध्र स्थान कहते हैं इसको, मारक, इसको अशुभ भाव कहते हैं इसको। इसकी दूसरी राशि कहाँ पर है? वो त्रिषडाय में। तो त्रिषडाय को तो अशुभ ही बताया है, तो यहाँ पर शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ। लेकिन यहाँ मान लीजिए हम थोड़ा शुभ मान लें इसको, क्यों? गुरु शुभ है, लेकिन यहाँ क्या है? ये अनिष्टकारी भाव का भी मालिक है, इसलिए इसको हम शुभता में कम लेंगे, अशुभता में ज़्यादा लेंगे। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे? गुरु को अशुभ ग्रह की कैटेगरी में लिखेंगे। समझ पा रहे होंगे आप? ये सबसे ज़्यादा अशुभ, यदि ये लग्नेश होता तो हम इसमें, क्योंकि लग्नेश तो सदैव शुभ होता है, एक सदैव शुभ शब्द देकर, हमेशा दे करके उसने एक ही लाइन में सारी कहानी को खत्म कर दिया। लग्नेश मेष लगन में क्या बताया था? 1 और 8वीं राशि पड़ रही थी यहाँ, तो मंगल को शुभ ही माना गया था। लेकिन यहाँ अलग अलग राशियाँ, ये मित्र मानते हैं, सब मानते हैं, ये कोई चर्चा मैं नहीं करूँगा। ये अपने अध्ययन करना, उनको समझना, सोचना, लेकिन रिजल्ट यही देगा। इसलिए यहाँ से ये कम शुभ हुआ, लेकिन यहाँ से ज़्यादा अशुभ हो गया, इसीलिए इसको अशुभता में लिखा गया। अब उसमें पॉइंट की बात करें, त्रिक की बात हो गई है हमारी। अब त्रिषडाय की बात ले लीजिए। त्रिषडाय में कहा गया है 3, 6 और 11वां भाव जो होता है वो, अब देखो 11वें भाव में 12वीं राशि लिखी हुई है, छठे भाव में 7वीं लिखी हुई है। राशि कोई सी भी लिखी हो, भाव यही रहेंगे, घर यही रहेंगे, स्थान यही रहेंगे, उन घरों को बदला नहीं जा सकता। ये मुखिया है, इस मुखिया का ये पूरा परिवार है, ये मान के चलिए आप, इनको नहीं बदल सकते। अभी हम भावों पे पहुंचेंगे तो आपको, अभी तो हम शुभ अशुभ भाव बता रहे हैं, इनसे क्या क्या चीज़ देखेंगे बहुत विस्तृत रूप में आपको आगे बताऊंगा और बहुत सरल तरीका से बताऊंगा, आप समझिए। 5वां पॉइंट दिया है क्या? 3 त्रिषडाय की बात की है उसमें सिद्धांतों में, 3, 6
और 11वें भाव के स्वामी शुभ हैं तो शुभ, अशुभ हैं तो अशुभ फल देते हैं। ये हम अपने अध्ययन के आधार पर बता रहे हैं, लेकिन ये अशुभ ही होते हैं। फिर भी कुछ पॉजिटिव लेके चले, नेगेटिव नहीं लेके चले। तो चंद्रमा यहाँ कैसा हुआ? शुभ ग्रह माना गया है कंडीशन के आधार पर, लेकिन फिर भी हम यहाँ चंद्रमा है ही नहीं, कई बार राशि से ही तो गणना कर रहे हैं हम, ग्रह तो कहीं बैठे हुए नहीं है। तो चंद्रमा को हम कैसा मानेंगे? इसमें शुभ में ही मान लेंगे, क्योंकि ये शुभता की तरफ है, लेकिन बहुत कम मानेंगे इसको शुभ, लगन से भी कम और त्रिकोण से कम। लगन बुध की तो बात ही छोड़ दो, त्रिकोण से कम शुभ फल देगा चंद्रमा। ठीक, जो हमने सिद्धांत बताया उसी आधार पर चले, कोई विचलित नहीं कर रहे। कुछ लोग इसको कहेंगे क्योंकि त्रिक का स्वामी है वो अशुभ होगा। चंद्रमा इनको जब अशुभ भाव माना गया है, तो चंद्रमा को भी फिर अशुभ माना जाएगा, है ना। लेकिन हम शास्त्रों के आधार पर कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव है, हमने अपने अपने अध्ययनों में अपने अनुभव किया है, वो आप लोगों के सामने हमको रखना पड़ेगा। आप भी उस पर मनन करना। आप जब अध्ययन करोगे और आप जब फलित ज्योतिष करोगे, दूसरों को जब बताओगे, तो आपके अनुभव में ये चीज़ें आएंगी। तो त्रिशराय की बात हो गई। अब मारक की बात कर लेते हैं। मारक हमने एक मारक जो हमारा था ये हमने यहाँ लिख दिया। मारक कौन कौन से होते हैं? दूसरा और सातवां भाव। तो सातवें भाव का हमने लिख दिया मारक। और दूसरे में कौन है? तो बुध की दूसरी राशि कहाँ पर है? वो यहाँ है छठे भाव में। तो इसके आधार पर ये शुभ फल देगा, लेकिन ये मारक भी है तो कुछ फल ये अशुभ भी देगा, इसलिए हमने इसको मारक की श्रेणी में भी लिख दिया है। कंफ्यूज नहीं होना आपको। सिद्धांत क्या बताया? तो साचर का नियम, इसकी दूसरी राशि जहाँ बैठी हुई है वहाँ उसी के आधार पर फल देगा। तो यहाँ तो इसकी दूसरी राशि कहाँ बैठी हुई है? त्रिकोण में बैठी है, तो ये शुभ ही फल देगा, बुरे प्रभाव नहीं देगा। लेकिन कुछ तो अपने नियम के आधार पर जो मारक भाव है इसको अशुभ माना जाता है, तो उस भाव के आधार पर भी तो कुछ अशुभता देगा। क्या देगा? जब हम फलित करेंगे बहुत आसानी से, ये चीज़ें हम वहाँ पर भी बताएंगे साथ साथ। जब हम फलित करेंगे तब भी बताएंगे इन चीज़ों को, क्योंकि इसी पर ज्योतिष बहुत आधारित है, टिकी हुई है। तो अब हम इसकी बात चर्चा करेंगे ही नहीं। आयु के चारों पॉइंट हमने शुभ ले लिया, अशुभ ले लिया और सम ले लिया, मारक ग्रह ले लिए। सारे ग्रहों की चर्चा हो चुकी है। आप समझ पाए होंगे इसको आसानी से। मित्रों समझते रहिए, समझो इसमें। तो वृष लगन की कुंडली के बारे में आज चर्चा की हमने, आसानी से समझ में आई होगी और आप इसे सीख पा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी नई वीडियो आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।